प्रिय बंधुओं, आज मैं ऐसे विषय पे बात करूंगा जो भारतीयों में अत्यधिक लोकप्रिय है। वह है कि इंडो आर्यंस, जिनको हम आर्य कहते हैं, वह भारत में बाहर से आए या फिर आर्य लोग भारत से बाकी दुनिया में गए। इस प्रश्न में बहुत ही विचार होता है और ज़्यादातर वैज्ञानिक जो यूरोप के हैं वो यही मानते हैं कि कहीं मध्य एशिया से आर्यन लोग भारत में आए और भारत में पहले द्रविड़ कल्चर थी। लोग यहाँ तक कहते हैं कि आज का जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसके लिए अब कंसेंसस ज़्यादा बनती जा रही है, वह आर्यों ने बाहर से आकर के आक्रमण करके उसको समाप्त किया। अगर आक्रमण की एविडेंसेस नहीं मिलती हैं तो लोग ऐसे कहते हैं कि उन्होंने आकर के उनको कंकर कर लिया या उनको जीता या उनको दक्षिण की तरफ भगा दिया। और वही लोग जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा या इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन में थे, वह द्रविड़ कलाएं, उनको विंध्या के पार कर दिया। लेकिन फैक्ट्स, बहुत से फैक्ट्स इसके बिल्कुल विपरीत जाते हैं। जैसे किंगडम ऑफ मिटाने। किंगडम ऑफ मिटाने जो आज से 3500 साल पहले से लेकर के आज से 3350 साल तक एग्जिस्ट की, फली फूली, और उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा, उस पर शासन किया और वहाँ पे हुरियन भाषा बनाई जो संस्कृत से अत्यधिक मिलती जुलती है। उसका प्रभाव मिटानी के अलावा हिटाइट जो साम्राज्य था उस पर भी रहा। ये मिटानी साम्राज्य यह नॉर्दर्न इराक, सीरिया और टर्की के भूभागों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और अपने समय का यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्र था। लेकिन इतिहास में 1345 के बाद इसका पतन हो जाने से यह इतिहास के पन्नों में गायब हो गया। जो हिटाइट सिविलाइजेशन है और मिटानी सिविलाइजेशन है, इसमें संस्कृत की, वैदिक संस्कृति की इतनी ज़्यादा मात्रा में एविडेंसेस मिलती हैं कि कभी कभी लगता है कि जैसे यह एक इंडो आर्यन भाषा की ही शाखा है। इस बात को समझें कि इंडो यूरोपियन की बात नहीं कर रहे हम इंडो आर्यन की बात कर रहे हैं। इंडो आर्यन यानी कि संस्कृत, यानी कि यह एक संस्कृत का ही विस्तृत रूप है। इसमें जो संस्कृत के नंबर है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और जो जीरो का कॉन्सेप्ट है वह सब वहाँ पे मिलता है। इसकी शब्दावली भी काफ़ी कुछ हमारे संस्कृत से मिलती है। यह भाषा बीच में एक भाषा और आ जाती है जिसको हम सेंट्रल एशियन भाषा कह सकते हैं,
वो थी इंडो ईरानियन। लेकिन मिटानी की भाषा इंडो ईरानियन के नज़दीक न होकर के इंडो आर्यन के नज़दीक है। हालांकि इंडो आर्यन और इंडो ईरानियन आपस में भी दो सगी बहनों की तरह हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन फिर भी यह जो मिटानी की लैंग्वेज है, भाषा है, वह इंडो आर्यन जो संस्कृत है उसके ज़्यादा नज़दीक है। यानी कि पारसी लैंग्वेज, पारसी भाषा जो संस्कृत की सगी बहन है, छोटी या बड़ी, उसके नज़दीक न होकर के यह संस्कृत के ज़्यादा नज़दीक है। तो वो सिद्ध करती है कि ये लोग भारत से, हिंदुस्तान से, इंडिया से वहाँ गए ये भाषा लेकर के, और वहाँ पे उन्होंने एक साम्राज्य बनाया मिटानी साम्राज्य के नाम से, आज से 3500 साल पहले। उस समय जब इजिप्ट में फ़ेरोज़ का राज था, पिरामिड्स बन रहे थे, और वहाँ के जितने भी टेम्पल, मंदिर और भाषा सब कुछ जो है, जब वहाँ पे वो फल फूल रही थी, उस समय ये लोग उसके ही पड़ोस में मिटानी साम्राज्य में राज कर रहे थे। राज ही नहीं कर रहे थे, उनसे इनकी लड़ाइयाँ भी होती थी, युद्ध भी होते थे, वार भी होते थे। उनका सबसे बड़ा त्यौहार उस युग में जो विषुवार नाम से प्रसिद्ध था, वह मनाया जाता था, जो इंडो आर्यंस में भी, उस समय के इंडो आर्यंस में भी मनाया जाता है। इस तरह इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि मिटानी साम्राज्य भारतीय आर्यन लोगों का ही साम्राज्य था। जैसे अत्र सुमारा शब्द बिल्कुल संस्कृत का है, जिसका मतलब होता है जो अपने आप को अर्थरता, जो संस्कृत का शब्द है उसका ही ये प्रतिरूप है। वृद्ध अश्वा, अश्व हमेशा संस्कृत में ही घोड़े के लिए यूज होता है। यहाँ भी यह घोड़े का ही मतलब है, और इसका मतलब है जिसका घोड़ा बहुत प्यारा हो, वृद्ध अश्वा। उसके बाद है प्रिय माजदा। संस्कृत में माजदा का अर्थ होता है विजडम। सो जिसको बहुत अधिक विजडम है, ज्ञान है, उसको वो बोलते थे प्रिय माजदा। माजदा शब्द संस्कृत में और पारसी में एक ही है। जैसे उनके अहुर माजदा, उनके जो देवता हैं, उनके जो भगवान हैं, उनको वो अहुर माजदा के नाम से जानते हैं। तो माजदा शब्द वास्तव में संस्कृत का है, जो संस्कृत और पारसी दोनों में जिसका उपयोग होता है। संस्कृत में एक दूसरा नाम इसका और है, वह है प्रिय मेधा, जो आज तक उपयोग में आता है। मेधावान, यानी हम कोई बुद्धिमान होता है तो उसको हम कहते हैं यह बहुत ज्ञानी जो है, उसको मेधावान आज भी कहा जाता है। तो प्रिय मेधा यानी प्रिय माजदा, माजदा मेधा का ही, माजदा और माजदा से मेधा बना, हम ऐसा कह सकते हैं। एक दूसरे के ये पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है चित्ररथा। यहाँ यह है चित्ररथा का आज तय जो है थे में है, थे में बदल गया है, तो हम इसको चित्ररथा कहते हैं। पर संस्कृत का शब्द, असली शब्द इसका चित्ररथा था पुराने टाइम में, उस समय आज से 3500 साल पहले। जिसका चैरियट जो है, जिसका रथ जो है चमक रहा हो, उसको कहा जाता था चित्ररथा या चित्ररथा। इंद्रुदा
यह इंद्र का नाम है और इसको इंद्रोता भी बोलते थे, यानी कि जिसको भगवान इंद्र की सहायता प्राप्त है उसको कहा जाता था इंद्रोदा और इंद्रता। आज भी यह शब्द इसी रूप में भारत में कई जगह पे उपयोग होते हुए मिल जाएंगे। जैसे कुछ जगहों का नाम है इंदौरा, इंदौर, इंदौरा, तो ये सब इंद्र के नाम से ही लिए हुए अपभ्रंशित शब्द है। तो उसी तरह से इंद्रोदा भी एक अपभ्रंशित शब्द हुआ इंद्र से, इंद्रा का इंद्र। ऐसे ही शतिवाजा और शतिऊजा और सतिवाजा, जो एक घोड़ों की रेस में जो इनाम मिलता था, प्राइज मिलता था, उसको कहा जाता था। यह भी संस्कृत का, इंडो आर्यन संस्कृत का एक शब्द है। उसके बाद सुबंधु, सुबंधु शब्द भी एक संस्कृत का है और यह मिटाने के अलावा पैलेस्टीनियन लैंग्वेज में भी उपयोग होता है। इसके अलावा एक और शब्द है जो तुसरत्ता कहते हैं। यह तुसरत्ता भी वैदिक शब्द है और जिसको कहता है कि बहुत, जिसका जो रथ है बहुत ही बड़ा होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, बहुत ही वेहमेंट होता है, उसको हम कहते हैं तुसरता। अब तुसरता से ही दशरथा बना और दशरथा से ही दशरथ बना, और हमारे संस्कृत में, हिंदी में हम उसको एज ए दशरथ बोल के उसका उपयोग करते हैं। तो ये भाषा का जो प्रादुर्भाव है वहाँ पे, या उपयोग है, वह बिल्कुल भारतीय संस्कृत या इंडो आर्यन जिसको लैंग्वेज हम कहते हैं उसी का वहाँ पे एक रूप है। इसी तरह मारिया किसी वारियर को, मिटानी वारियर जो है वह मारिया अन्नू कहलाते थे, जो उस वक्त की संस्कृत में भी यही शब्द उपयोग में होता था। और मिस्तन्नु जो कि हुरियन लैंग्वेज में उपयोग में आता था, वह भी संस्कृत से ही लिया हुआ था। इसी तरह से मिजधा भी संस्कृत का शब्द था, मेधा भी संस्कृत का शब्द था, और इस तरह बहुत सारे शब्द संस्कृत के मिटानी लैंग्वेज में उपयोग किए जाते थे। इसलिए उनको इंडो आर्यन कहना कोई बिल्कुल औचित्य है, बिल्कुल आधिकारिक रूप से सिद्ध होता है। हुरियन किंगडम और मिटानी जो है, ये 1500 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा में यह बनी, स्थापित हुई। उसके बाद 1472 में यह मिटानी की किंगडम बनी। मिटानी जो है उसकी मिटानी किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट हुई, और मिटानी ने असीरिया को 1457 BCE में बिफोर क्राइस्ट उन्होंने इसको अपने में मिला लिया। 1350 में इनका युद्ध इजिप्ट के उस वक्त के राजा टुटोमस III से हुआ। सो इन्होंने मिस्र के राजाओं से, फेरोज से उस समय युद्ध भी किए, जो ये स्थापित करता है कि बहुत सी चीज़ें जो आज मिस्र में मिलती हैं पिरामिड्स में और उनके मंदिरों में, हो सकता है वो इंडो आर्यन में उस समय उनके इन्फ्लुएंस से आई हों। जैसे उनके जो मुख्य भगवान हैं, जो ईश हैं, वो ब्लू कलर के हैं। हमारे यहाँ भी जो भगवान की कल्पना की गई वो हमेशा ब्लू कलर में की गई। तो उनके भगवान भी ब्लू हैं, हमारे भी भगवान ब्लू हैं। ड्रेसेस मैटर में भी बहुत सी मीन्स आपस में मिलती जुलती हैं। धोती वगैरह की स्टाइल और पहनने का स्टाइल
काफ़ी कुछ मिलता है, देवताओं की स्टाइल भी काफ़ी कुछ हम लोगों से, इंडो आर्यन से मिलती है, उस समय के इंडो आर्यन से। तो संभव है कि जब दोनों की लड़ाई हुई है तो दोनों की संस्कृति का आपस में आदान प्रदान भी हुआ ही होगा। 1350 ईस्वी में ही मितानी जो है बहुत पावरफुल हो गए और वो एक बहुत महान देश, महान राष्ट्र कहलाने लगे। यानी कि इनसे बैटल करने के बाद, टुटमस III से जो इजिप्ट के राजा थे, उनसे बैटल होने के बाद में इन लोगों का जो स्टेटस है वो बढ़ गया। तुसरता जो है वो किंग बने, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो दशरथ जो है वो 1345 बिफोर क्राइस्ट एरा में मितानी के राजा बने। और उसके बाद मितानी लोगों ने दुनिया का सबसे पहला घोड़ों को कैसे रखना चाहिए, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी चाहिए, उसका एक मैनुअल लिखा। और इस मैनुअल को बनाने वाले थे क्युकले। और जो किताब लिखी उसका नाम था हतुशा। हतुशा नाम की जो किताब लिखी, जिसमें घोड़ों की ट्रेनिंग, अश्व की ट्रेनिंग कैसे की जाए उसके बारे में डिटेल में वर्णन था। यहाँ आप देख सकते हैं द हिटाइट और मितानी एम्पायर। लोगों ने इसको इवन सिविलाइजेशन कहा है, और इसको ये कहा कि ये लोग जो हैं वो इंडो आर्यन डिसेंट थे। यानी कि हिटाइटी एरिया में भी और मितानी एरिया में भी, इवन जब ऋग्वेद लिखा गया उसी समय वो लोग वहाँ भी पहुँच चुके थे। और मेरा ऐसा ख्याल है कि वहीं से फिर ये लोग यूरोप की तरफ और दूसरी तरफ बढ़ते गए, क्योंकि उस वक्त ये इतने समृद्ध हो चुके थे, ये इतने पावरफुल हो चुके थे, इनका साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसके समाप्तिकरण का या उसके विलुप्त होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। हाँ, वो डाइल्यूट हो सकता है, फैल सकता है, दूसरे सिविलाइजेशन में या दूसरे लोगों में सम्मिलित हो सकता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये दोनों सिविलाइजेशन जो दोनों ही इंडो आर्यंस के थे, वो यूरोपियन संस्कृति में सम्मिलित हो गए। नेचुरली कुछ लोग वहाँ भी रहे होंगे और कुछ लोग आगे यूरोप की तरफ बढ़ते हुए और उन्होंने वहाँ पे समाज की रचना की। और इस तरह से जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है या इंडो आर्यन लैंग्वेज है, वह भारत से यूरोप तक और पूरी उस इलाके में पहुँची। क्योंकि इजिप्ट ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की तो इजिप्ट की तरफ इंडो आर्यन नहीं जा पाए, इसलिए पूरा अफ्रीका और अरब उनसे भाषा के रूप में कोई अपना उन पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल सका। लेकिन व्यापारिक संबंध हमारे मिडिल ईस्ट से भी और अफ्रीका से भी बने रहे और वहाँ पे आना जाना और व्यापार करना एक बहुत सी साधारण बात रही उस समय भी और उस समय के बाद भी। हो सकता है अफ्रीका में भी कुछ जगह पे आर्यंस ने इन्वेजन या वहाँ पे जाके अपने आप को स्थापित किया हो, और वो इतने कम होंगे नंबर में कि वो उनमें ही घुल मिल गए और अलग से उनकी कोई पहचान नहीं है। इस तरफ यूरोप की तरफ वो यूरोप में रह करके उन्हीं के ब्लड के साथ मिल कर के और पूरे यूरोपियन हो गए। जैसे आज 500, 700, 800 साल पहले, मैक्सिमम 1000 साल पहले जो हमारे जो लोग वहाँ पे गए थे जिनको जिप्सी कहा जाता है, वह भी काफ़ी कुछ उनका कलर और उनका शारीरिक
मेकअप जो है वेदर की वजह से और वहाँ के बाकी चीज़ों के कारण बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा है। फिर भी 50% 50% अभी तक वो हिंदुस्तानी फीचर ही रिटेन करते हैं। पर यह भी सत्य है कि उनके ऊपर जो पाश्चात्य जो रंग रूप है उसका भी प्रभाव पड़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे हो सकता है 1,500-2,000 साल में वो बिल्कुल उन जैसे ही होकर उनमें ही सम्मिलित हो जाए और वैसा ही हो जैसा कि आज से 3,500 साल पहले हुआ। तो ये है। इसके अलावा वहाँ जो राजा हुए हैं उनके अगर आप नाम भी देखेंगे तो हाईली संस्कृताइज्ड नाम है। यानी कि जो भी उस वक्त शासक बने वह शासक उनका नाम जो है वह बिल्कुल संस्कृताइज होता था और हमारी ही भाषा के अंदर उनके नाम उस वक्त थे। जैसे सुतरना, परशा, सौशस्त्र, अर्थात्मा, सूत्रमातु, अर्थसुमारा, तुसरता, जो आज की अगर हम भाषा में बोलेंगे हिंदी में तो दशरथा हो जाएगा। अर्थात्मा, सूत्रमा, सतिवजा, सत्यवरा और वाशा सत्ता, ये सब नाम जो हैं उस ज़माने की 3500 साल पुराने की संस्कृत के हैं, जिनको प्रोनंसिएशन थोड़ा अलग होने के कारण इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको कन्वर्ट करेंगे मीन्स भाषा को, तो आपको बिल्कुल वही नाम नज़र आएंगे या सुनाई देंगे जो आज की संस्कृत में हैं। ये थी कहानी मिटानी साम्राज्य की। आशा है मुझे थोड़ा आपको कन्विंसिंग लगा होगा कि हम आर्यन लोग हिंदुस्तान के दुनिया के हर कोने तक पहुँचे और हमने दुनिया के डेवलपमेंट में, विकास में अत्यधिक कंट्रीब्यूशन किया है। उनको भाषा दी है, उनको तकनीक दी है, उनको राजनीति दी है और बहुत सी चीज़ें हमने उनको दी। धन्यवाद।